हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स और फिजिक्स के प्रॉब्लम्स, बच्चों के प्रॉब्लम्स क्यों हैं? बिकॉज एग्जाम्स नजदीक हैं, हाफ ईयरलीज आ रहे हैं और हमारे अभी तक थ्योरी तो फिर भी भाई पापा मम्मी मुझे थोड़ी बहुत आती है, लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं आते, न्यूमेरिकल्स मैं नहीं कर पा रहा हूं। भाई न्यूमेरिकल्स के लिए ही मानस स्टडीज लाया है आपके लिए कि एनसीईआरटी का फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट सारे न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन और विद एक्सप्लेनेशन। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे देखते हैं क्वेश्चन, कॉपी पेस्ट मारा, किसी ऐप में गए, वहां से सॉल्यूशन देखा और उसके बाद सॉल्यूशन समझा नहीं। ऐप अपनी जगह ठीक काम कर रही है, लेकिन ऐप आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही है। वी वांट टू एक्सप्लेन यू दीज ऑल न्यूमेरिकल्स विद कंसेप्ट्स। क्योंकि जिस बच्चे को किसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, इसका मतलब वो चैप्टर बच्चे के पास थॉरो हो गया। लेकिन यहां पर एक बात और देख लें कि अगर एकेडमिक्स एग्जाम्स के लिए आप जा रहे हैं तो जो कीवर्ड्स टीचर ने बताए हैं, जो आपको हमने बताए हैं, वो कीवर्ड्स जरूर आप यूज करें। बिकॉज अगर आप कीवर्ड्स यूज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब फिर आपको मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो टू द पॉइंट आपने आंसर जरूर देने हैं, लेकिन जो बात पूछी गई है वही बताई जाए। थ्योरी में इतना ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि मुझे न्यूमेरिकल आते हैं तो मुझे थ्योरी आती ही होगी। थोड़ा बहुत आनी चाहिए, डेरिवेशंस आना चाहिए, उसका स्टार्टिंग, उसकी स्क्रिप्टिंग पूरी आपको पता होनी चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द न्यूमेरिकल्स। अब न्यूमेरिकल्स पर आते हैं और न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड की जो यूनिट है उसके न्यूमेरिकल्स बहुत बिगिनिंग से, बहुत बेसिक से बेसिक न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है? व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed at 30 सेंटीमीटर। भाई न्यूमेरिकल करने से पहले पहला मंत्र मैं आपको बता दूं कि जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे आपको एमकेएस सिस्टम लेकर के चलना है। तो डिस्टेंस कितनी बताई गई? 30 सेंटीमीटर। तो आर कितना आ गया? 0.3 मीटर। फोर्स के लिए फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी आता है, पर के तब आता है जब कोई मीडियम हो। अभी यहां पर क्या है? एयर ही लेकर के चलेंगे, एयर ही मेंशन किया हुआ है। 9 into 10 to the power 9। चार्जेस की वैल्यूज बता रखी हैं, 2 into 10 to the power minus 6 into 3 into 10 to the power minus 7 अपॉन डिस्टेंस है 0.3 का स्क्वायर। तो भाई वैल्यू कितनी आएगी? 9 into 10 to the power 9 और यहाँ कितना आ रहा है? 3 2 जा 6, 6 9 जा 54 into 10 to the power 9 minus 14 minus 5 अपॉन 0.09 10 to the power minus 2। तो 10 पावर माइनस 2 ऊपर आएगा तो 54 अपॉन 9 into 10 to the power minus 5 plus 2। It is coming 9 6 ja 54, 6 into 10 to the power minus 3 Newton। This is the value of force which is coming here। Now let's go to the next question, question number 2। थोड़ा सा फटाफट न्यूमेरिकल करते हैं। जहां न्यूमेरिकल टफ होगा मैं थोड़ा स्लो कर दूंगा अपना मोमेंटम, लेकिन अभी बेसिक चीजें हैं तो बेसिक आप आराम से समझ सकते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on a small sphere of charge इतना due to another small sphere of charge इतना in air is this। ठीक है, what is the distance between the two spheres? तो वही सॉल्यूशन करते टाइम हमारे पास जो फार्मूला है 9 into 10 to the power 9 चार्जेस Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मुझे आर स्क्वायर कैलकुलेट करना है। आर स्क्वायर कितना होगा? 9 into 10 to the power 9। एक बात ध्यान रखिएगा, प्लस भी है और माइनस भी है, तो बेटे आपको माइनस को यूज नहीं करना। आप न्यूमेरिक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनस इज जस्ट फॉर एक प्लस का एक माइनस का है, तो ऑब्वियसली अट्रैक्शन होगा। चार्जेस क्या क्या है मेरे पास में? तो 0.4 माइक्रो कूलम इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। दूसरा कितना? 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। एंड डिस्टेंस मेरे को पता नहीं है, फोर्स की वैल्यू पता है 0.2 न्यूटन। तो ये कितना आ गया? 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और अपॉन 0.2। तो यहां सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कितना आ गया? 2 2 9 जा 18 और 18 इंटू 8 कितना होता है? 14.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो मेरे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही 14.4, मैं लिख रहा हूं 144 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। 110 पर माइनस 2 या माइनस 4 क्योंकि आपने डेसिमल यहां शिफ्ट किया है -4। तो जब ये -4 आता है स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 12 इंटू 10 टू द पावर -2।
इट इज कमिंग इन मीटर, यू कैन राइट योर आंसर इन सेंटीमीटर। आंसर में आप दे सकते हैं, बट वाइल कैलकुलेटिंग ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में दिया है सेंटीमीटर में चलेगा, आपने उसे कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद आपने सॉल्व कर लिया, सॉल्व करके आंसर अगर आप सेंटीमीटर में देना चाहते हैं यू कैन गिव, मोस्ट वेलकम। बट आपको नहीं सेंटीमीटर में दिया था, मैंने वैसे ही लगा दिया और फिर मैंने ऐसे ही कर दिया, तो फिर ऐसे ही मार्क्स मिलेंगे। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का, आपके पास में क्वेश्चन। और उसके बाद क्या बोलता है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, द फोर्स विल बी सेम, क्योंकि यहां पर F12 इज इक्वल टू माइनस F21। माइनस का मतलब क्या है, डायरेक्शंस अपोजिट हैं फोर्सेस की, लेकिन फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स सेम होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। चेक दैट द रेशियो ऑफ के स्क्वायर अपॉन GME और M proton is dimensionless. Look up to the table of physical constants and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? तो भाई बहुत अच्छी सी बात कही है, लेकिन यहां पर हमको टेबल देखने की जरूरत नहीं है। सॉरी भाई, हमको टेबल देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे बच्चे, हम कॉन्फिडेंट हैं। किस बात पे कॉन्फिडेंट है, हम आपको बताते हैं कैसे कॉन्फिडेंट है। के दिया है इंटू ई अपॉन मैंने एक टर्म से डिवाइड कर दिया आर स्क्वायर। यहां पर भी जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एमई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, और इसको भी डिवाइड कर दिया आर स्क्वायर से। दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया मैंने रेशियो फाइंड करने के लिए आर स्क्वायर से। व्हाई यू डिड सर, मैंने इसीलिए किया क्योंकि ये मेरे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मिल गया और नीचे वाला कौन सा हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सर दोनों ही क्या है, फोर्स हैं। दोनों फोर्स हैं तो दोनों की यूनिट क्या होगी, यूनिट सेम होगी। दोनों के डायमेंशन क्या होंगे, डायमेंशन भी सेम होंगे। तो व्हाट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो एंड व्हाट डज, तो भाई बोलता क्या है कि इज डायमेंशनलेस, तो ये बोलता है ये डायमेंशनलेस है, तो इसका मतलब एक ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। तो पहली बात तो ये क्लियर करनी है कि ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों क्या फोर्स हैं, दोनों की यूनिट क्या आएगी, न्यूटन आएगी। न्यूटन, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या है, डायमेंशनलेस है। अब बोलता है फिजिकल कांस्टेंट्स की वैल्यूज देख करके डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। तो भाई हम लोग वैल्यूज नहीं देखेंगे क्योंकि हमको वैल्यूज याद है, पर आपको अलाउ किया गया है देखने के लिए। लगा लो 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, उसका भी कितना होगा, स्क्वायर। अपॉन में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। बिकॉज मैं किलोग्राम में लूंगा, भले ही वैल्यूज ग्राम में दी होंगी, लेकिन हम MKS सिस्टम से ही करेंगे। अब हम वैल्यू कैसे निकालें, तो सर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इट इज कमिंग 2.56, 10 की पावर 9 -38 इट इज कमिंग -29, 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -11 -31 कितना हो गया, -42 -27 -79, ये टर्म ऊपर आ जाएगी। और उसके बाद हमारे पास में, क्योंकि इन वैल्यूज को आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, अप्रोक्सीमेटली आप पावर निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना अलाउड होगा यहां पर। और ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, इट इज सिग्निफाइंग द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन one proton and one electron and the gravitational force between electron and proton। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। तो भाई ये थ्योरी का क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन तो है, लेकिन हमारे पास एक लॉ था। लॉ क्या था, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज पर एक क्वांटिटी जो है वो फिक्स्ड है, विच इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, n मल्टीप्लाइड विद 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। उसके बाद क्या कहता है, why can one ignore quantization of electric charge when dealing with a macroscopic that is large scale charges। क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू होती है,
बहुत छोटी का मतलब अगर आपके पास बहुत बड़े नंबर में, मान लीजिए आपके पास में 6 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो भाई 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और या फिर आप कहो कि 6.25 इंटू 10 टू द पावर या 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो वहां पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का केस अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज जाएंगी और बहुत हाई वैल्यूज जाएंगी, तो वी कैन neglect it because at microscopic level the number of the charge of electron or the charge of object will be very high, so the small microscopic calculations can be neglected. अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पर। थोड़ा तेज चल रहा हूं, क्यों चल रहा हूं? क्योंकि टॉपिक्स इजी हैं और हमको पहुंचना है टफ क्वेश्चंस पर, और टफ क्वेश्चंस पर मैं डेफिनेटली अपनी पेस को मैं स्लो कर दूंगा, थोड़ा स्लो हो जाऊंगा, क्योंकि अभी आपको इजी टॉपिक्स हैं, फटाफट जल्दी जल्दी से करने हैं। When a glass rod is rubbed with silk cloth, charges appear on both. A similar phenomenon is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. So I am explaining here that when two objects are rubbed, the electrons get transferred from one object to another, but it doesn't mean that the charge of electron is diminished. The charge is not diminished. Charge remains same. So it is in agreement with law of conservation of charge. Just the number of electrons which got transferred from one object to another. For example, 100 electrons got transferred from object A to object B, or from silk to from glass to silk. Then what will happen? Glass will develop a positive charge of 100 electrons and the cloth will develop charge of 100 electrons. So charge will be developed, but the thing is कि charge will not be diminished, charge will not be destroyed, charge will remain same. It is in agreement with the law of conservation of charge. Let's come to the question number 6. मैंने एज इट इज उठा करके इस पीपीटी में एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक डाले हैं। कल की क्लास में 11 to 20 रखेंगे, उसके बाद 21 से आगे जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो करेंगे, और उसके साथ साथ आई विल ट्राई कि मैं कुछ अच्छे एग्जांपल्स भी डाल दूं ताकि आप एग्जांपल भी समझ पाए। इस चैप्टर के अंदर ये शुरू के न्यूमेरिकल्स तो आसान है, लेकिन जिस क्वेश्चन पर अब हम आ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस में हमें वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। आपको 11वीं क्लास की याद आएगी, क्योंकि 11वीं क्लास के अंदर आपने वेक्टर पढ़ रखा है, और वहां पर वेक्टर जो था हमने बस पढ़ लिया था, सर बस हो गया था, तो बस हो गया था ही परेशानी है, अब उसी से आगे निकलना है। 4 पॉइंट चार्जेस दे दिए भाई, और उसके बाद क्या कहता है? लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सर ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा होगा, ये क्वेश्चन तो करते करते हालत खराब हो जाएगी। पहले बोला है चार्ज 2 माइक्रोकूलम, दूसरा बोला है -5 माइक्रोकूलम, तीसरा बोला है फिर 2 माइक्रोकूलम, नाम दिए A, B, C एंड D, और उसके बाद लास्ट में बोलता है -5 माइक्रोकूलम। सो वी हैव 4 चार्जेस विच आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, और साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और यहां 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है। अब इसकी वजह से इस पर क्या होगा? मैं कलर चेंज करता हूं, कलर चेंज करके शायद आपको और क्लियर हो जाए। ग्रीन कलर पे आ जाते हैं। इसकी वजह से फोर्स कितना होगा? कहता है Fa। इसकी वजह से कितना होगा? कहता है Fc। अभी दोनों के न्यूमेरिक वैल्यूज क्या हैं? सेम, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, चार्जेस भी सेम है। भाई ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ? एग्जाम में सर ऐसे क्रॉस मार के दिखाएंगे? नहीं, आपको वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी पड़ेगी। Fa की भी दिखानी पड़ेगी, Fc की भी दिखानी पड़ेगी। उसके बाद Fb में क्या होगा? तो कहता है ये अट्रैक्ट कर रहा है सर, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और यहां पर क्या? ये भी अट्रैक्ट कर रहा है। यहां अट्रैक्शन के वैल्यूज क्या होंगे? सेम, तो यहां अट्रैक्शन के वैल्यूज से नेट फोर्स कितना आएगा? 0। यहां रिपल्सन के केस में नेट फोर्स कितना आएगा? 0। एक फोर्स कैलकुलेट करके दिखा दो सर, ऐसे मत छोड़ो क्वेश्चन को। तो मैंने कहा डायगोनल AC और डायगोनल BD, इनकी जो वैल्यू आएगी वो स्क्वायर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इट इज कमिंग 10√2। तो इसका मतलब OA, OB, OC, OD, इन सब के जो वैल्यूज आ रहे हैं विच आर कमिंग 5√2, जितनी वैल्यूज हैं विच आर कमिंग 5√2। अब फोर्स कैसे निकालेंगे सर? तो फोर्स निकालने के लिए 9 × 10⁻⁹
इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन डिस्टेंस कितना है 5√2 का स्क्वायर, और 5√2 सेंटीमीटर में है तो 5√2 का स्क्वायर कितना आएगा 25 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -4। अब हमारे पास बची कैलकुलेशन, कैलकुलेशन कैसे होगी सर, 2 इंटू 9 18 अपॉन 25 इंटू 2 50 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 12 माइनस 3 प्लस 4, सो इट इज कमिंग कितना, ये आएगा 10, 10 से कटेगा 50, 18/5 3.6 न्यूटन ये आ गया, 3.6 ये आएगा, 3.6 ये आएगा, वैल्यू निकाल करके आप कैंसिल करके दिखाएंगे, अगेन एफबी और एफडी कैलकुलेट करके कैंसिल करके दिखाएंगे, नेट फोर्स विल बी 0। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो फटाफट 0 पर टिक मार दीजिएगा और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आ गया मेरे पास 7। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज कॉन्टिन्यूअस कर्व, दैट इज अ फील्ड line cannot have sudden breaks. Why? Because if the field is continuous, because field is same, field remains same everywhere around the charge. If field is same, there cannot be breaks, because if there are breaks, they are indicating that the field is not same or continuous everywhere, and there's a rule that around a charge the field remains same in the same medium. If medium changes, the values of field vary according to the permittivity of the medium. Next part, explain why two lines never cross each other at any point. If two electric field lines are intersecting each other, it means they are showing two fields of one charge. It does not happen. This will not happen that two different fields are crossing each other due to one charge. This cannot happen. Now the next part, explain why two field lines never intersect. हो गया, 2 point charges इतना और इतना located इतना apart in vacuum, तो क्या कैलकुलेट करना होगा, फोर्स कैलकुलेट करना होगा, हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास में 8। What is the electric field at the midpoint of line AB joining the charges? ये क्वेश्चन पिछले वाले का था और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला गया। If a negative test charge of magnitude इतना is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? तो भाई हम लोग क्या करेंगे, दो चार्जेस पिछले वाले पर चलते हैं, ए और बी की बात कर लेते हैं, और ए और बी पर जो चार्जेस रखे गए हैं वो हमारे पास आ गए। ये क्वेश्चन वहां से यहाँ शिफ्ट हो गया। ए पर चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, बी पर है -3, डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। तो भाई क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 3 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम, हमने दो चार्ज रख दिए, एक रखा 3 माइक्रोकूलम, दूसरा रखा -3 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस कितनी रखी, कहता है 20 सेंटीमीटर। इनके बीच में ये कितनी डिस्टेंस आएगी 10, ये भी कितनी आएगी 10, ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर में। प्लस वाले की वजह से यहां पर आप अगर एज्यूम करते हैं कि एक टेस्ट चार्ज रखा है तो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां को होगी, तो कहता है प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को होगी E1, और माइनस की वजह से किधर होगी, वो कहता है माइनस की वजह से भी इधर होगी, बिकॉज माइनस वाला अट्रैक्ट करेगा। तो फिर E1 की वैल्यू कितनी आएगी सर, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q अपॉन R स्क्वायर। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 3 माइक्रोकूलम है, 3 इंटू 10 टू द पावर -6। डिस्टेंस कितना है, कहता है R 10 सेंटीमीटर, 10 का मतलब 10 इंटू 10 टू द पावर 0.1 ले लेते हैं, 0.1 का स्क्वायर कर दिया, 27 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 10 टू द पावर -2, तो ये बन जाएगा 27 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अब ये पहला पार्ट आया, दूसरा कितना होगा, कहता है E2 भी इतना ही होगा, तो फिर E कितना आएगा, कहता है E1 प्लस E2, दे आर इन सेम डायरेक्शन, बिकॉज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो वैल्यू कितनी आएगी, कहता है वैल्यू आएगी 54 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये वैल्यू आ गई मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद कहता है यहीं पर एक छोटा सा चार्ज रख दिया, अब इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो भाई यहीं के यहीं जवाब दे देते हैं, फोर्स होगा Q इंटू E। तो भाई चार्ज कितना है, तो कहता है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू E कितना है 27 इंटू 10 टू द पावर 5। हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फोर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास में 9।
अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस दे रखे हैं भाई, लोकेटेड एट दिस लोकेशन। ये दिख रहा है मुझे कि ये कौन सी एक्सेस पर है, थोड़ा हमें बताएंगे कौन सी एक्सेस पर है। x0 है, y0 है, z आ रहा है, x0 y0 z एक्सेस आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों चार्जेस कहाँ हैं, z एक्सेस पर हैं और z एक्सेस के दो साइड्स पर हैं। अगर बीच में ओरिजिन है पॉजिटिव z एक्सेस, नेगेटिव z एक्सेस, एक पॉइंट आ रहा है 0,0, कितना +15 सेंटीमीटर और नीचे आ रहा है 0,0, -15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, तो कहते हैं एक तरफ +15 एक तरफ -15, डिस्टेंस आएगा 30 इंटू 10⁻⁻2 0.3 मीटर। डिस्टेंस तो भाई मिल गया। अब ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल चार्ज। तो भाई टोटल चार्ज क्या होगा, एक चार्ज है पॉजिटिव एक चार्ज है नेगेटिव, तो टोटल चार्ज कितना होगा, +q -q, इट इज कमिंग 0। टोटल चार्ज दिखा रहा है 0। फिर क्या कह रहा है, फिर कहता है डाइपोल मोमेंट क्या होगा, P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। तो Q कितना है, चार्ज मेरे पास में 2.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू डी कितना है हमारे पास 15 + 15 30, 30 का 0.3 मीटर, 2.5 इंटू 0.3 0.75 इंटू 10⁻⁻7 कूलॉम्ब मीटर। यूनिट लिखना भूलेंगे नहीं, यूनिट जरूर लिखें अदरवाइज मार्क्स कटेंगे। फिर आप कहते हैं मैं तो सब करके आया था सर, जैसा आपने बताया था वैसा ही करके आया था लेकिन फिर भी नंबर नहीं मिले। तो ध्यान रखिएगा भाई, थोड़ा सा ध्यान से चलिए। लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज 10-10 ही क्वेश्चन करेंगे, 10-10 से ही आपका मोमेंटम बनेगा। ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे तो फिर आप बोर हो जाते हैं, फिर आप स्क्रॉल करने लगते हैं, फिर आप छोड़ देते हैं बीच में से। तो नेक्स्ट पर आते हैं, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट दिस इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड की वैल्यू दे रखी है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। बहुत प्यारा बहुत बच्चा क्वेश्चन है आप लोगों की लैंग्वेज में, PE sin थीटा। डाइपोल मोमेंट भी बता रखा है और क्या बता रखा है आपको, E की वैल्यू भी बता रखी है, आपको थीटा की वैल्यू भी बता रखी है। ये क्वेश्चन आपको मुबारक, या आप खुद करिएगा, मैंने फार्मूला बता दिया, वैल्यूज लगाइए, मल्टीप्लाई कीजिए, मेहनत कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए। ना आए तो हमारे पास क्वेश्चंस भेज सकते हैं, नंबर यहाँ सब जगह दिए हैं। यू कैन आस्क एनी टाइम, यू कैन कनेक्ट एनी टाइम। थैंक यू।